देखो बच्चों, अपन ने कृतान्य वर्ग कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे मास वर्ग। ग्रुप ऑफ मीट्स की अलग अलग तरह की मीट्स आती हैं, कौन से प्राणी की, कौन से पक्षी की, तो उनको किस वर्ग में बांटा है, उनके गुण क्या हैं, वो अपन इसमें अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, 3 बच्चे फिर एबसेंट हो गए, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे एबसेंट हैं। मतलब अपनी टोटल क्लास में 32 बच्चे रजिस्ट्रेशन है ना, तो उनमें से आधे बच्चे एबसेंट है क्लास में। सब वीडियो देखते हैं क्योंकि शाम के टाइम पे शायद आजकल बिजी रहते हैं सभी। तो ध्यान रखने की बात है, जैसे दूध 8 प्रकार के थे, मूत्र 8 प्रकार के थे, उसी प्रकार से मांस भी 8 प्रकार का होता है। तो ये 8 को आपको याद रखना है, मूत्र भी 8 के, दूध भी 8 के और मांस भी 8 प्रकार का। क्लियर ये बात? तो मांस 8 प्रकार का होता है, मांस 8 प्रकार का होता है। पहला है मृग, दूसरा है विस्कर, तीसरा है प्रतूत, चौथा है ब्लेसय, पांचवा है प्रसय, छठा है महावर्ग, सातवां है जलचर पक्षी और आठवां है मत्स्य वर्ग। अब ये क्या है, मृग क्या है, विस्कर क्या है, प्रतूत क्या है, ब्लेसय क्या है, इसमें कौन कौन से प्राणी आते हैं, वो अपन इसमें जानेंगे। तो पहला है मृग, विचरण करते हुए खाते हैं, जिन्हें शिकार के लिए ढूंढा जाता है वे मृग कहलाते हैं। अब मृग का मीनिंग यही मत समझना कि इसमें हिरण आते हैं, हिरण तो आते ही हैं, साथ में और सारे जानवर भी आते हैं। कौन से आते हैं? जो विचरण करते हुए खाते हैं। जैसे कि आप, हिरण यहाँ पे खा रहा है, तो जंगल में जो प्राणी घूमते हुए खाते हैं ना, आज यहाँ पे हैं कल वहाँ पे, जंगल में जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, जैसे खरगोश है, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, हिरण, खरगोश, सांभर, मतलब सांभर एक तरीके से एक रोज बोलते हैं ना उसको आपने, मतलब नील गाय, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्राणी हैं, आप उनको मतलब जो विचरण करके खाते हैं। इसमें कितने बताएं? 10 बताएं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ तो मैंने 3-4 लिखे हैं क्योंकि पूरे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौन कौन से आते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ कि हिरण है, कुरंज है, गोकर्ण है, मृतमार्ग है, खरगोश है, सांबर है। अब ये प्राणियों के नाम हैं। आप ये पूछोगे ये क्या होता है, ये क्या होता है, इतना तो मुझे भी नहीं पता। प्राणियों के नाम हैं, अपन सारे प्राणियों के नाम थोड़ी जानते हैं। अब किंगडम कितना बड़ा है, एनिमल कितने बड़े हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, सबके नाम नहीं जान सकते। तो मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ या मेंशन कर रहा हूँ जो अपन सब जानते हैं मोस्टली। जैसे कि हिरण है, खरगोश है। अब देखो ये हिरण घूमता रहता है जंगल में, खरगोश घूमता रहता है, सांबर घूमता रहता है। तो विचरण करते हुए मतलब घूमते हुए खाते रहते हैं, मतलब अपना पेट जो घूमते हुए भरते हैं, जैसे पेड़ पौधों से, घासों से, इधर से उधर से, ठीक है। जिन्हें शिकार के लिए ढूंढा जाता है, जिन्हें जो व्यक्ति जैसे चीता है, शेर है, अपन है, मानव है, इनको शिकार करता है, इनका शिकार करता है, इनको खाने के लिए ढूंढता रहता है, तो वो है मृग, ठीक है। अब आता है विस्कर वर्ग, दूसरा है विस्कर। विस्कर में क्या आता है? जो पैरों से बिखेर कर खाते हैं। कुछ पक्षियाँ ऐसे होते हैं ना, कुछ वैसे अनाज मिल गया उसको पैरों से बिखेर लेंगे फिर आराम से खाएंगे, ठीक है। जैसे कि लाव, बटेर, तीतर, मोर। चोंच से तो खाते ही हैं, लास्ट में चोंच का तो यूज़ करते हैं, मुंह का तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसको खाने से पहले, ठीक है, वे सब जीव अपने पंजे से जमीन कुरेद कर, ठीक है, कुरेद कर दाना चुगने के कारण विस्कर कहलाते हैं। पहले ये मतलब पंजे से ज़मीन को खोदते हैं दाना चुगने के लिए, या फिर कोई ऐसा मतलब कोई अपन कुछ भी चीज़ें रखें खाने के सामने तो पैर से फैलाते हैं, इस पर पहले पैर से पंजा मारते हैं उस पर, ठीक है, पंजे से पकड़ कर फिर आराम से खाते हैं, तो होते हैं विस्कर वर्ग। यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैरों से बिखेर कर खाते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ उनको खाने की दी तो पहले पैर मारेंगे, उसको पंजा मारेंगे उस पर, ठीक है। फिर लाव है, वटेर है, तीतर है, मोर है। ये आप सब जानते हो, तीतर, मोर। तीतर आप जानते हो, एक पक्षी होता है छोटा सा जिसको गांव में लोग पालते हैं, ठीक है। मैंने भी पाला था बचपन में, तीतर पाला था मैंने बचपन में, ठीक है। ये इसको हम पहले दाना चुगने के लिए लेके भी जाते थे। ये सब जीव अपने पंजे से जमीन कुरेद कर दाना चुगने के कारण विस्कर कहलाते हैं, तो ये विस्कर वर्ग हो गया। तो तीतर मोर आप जानते ही हो, तो इसलिए इसको समझ जाओ विस्कर वर्ग। अब आता है प्रैतूत, ठीक है, प्रैतूत वर्ग, जो अपनी चोंच से, जो चोंच से खाता है डायरेक्ट, जो अपनी चोंच से प्रहर कर या कुरेद कर दाना या आहार चुगते हैं, इसलिए उन्हें प्रैतूत कहते हैं। जैसे तोता, मैना, कबूतर आदि। अब तोता चोंच से खाता है, मैना चोंच से खाता है, कबूतर चोंच से खाता है, ठीक है। ये देखो पक्षियों के नाम हैं, मैं बताऊँ आपको। लाव, बटेरे छोटे छोटे पक्षी होते हैं। देखो ये तीतर आप जानते हो, मोर आप जानते हो ना। एक बटेर होता है जो तीतर से छोटा होता है, ठीक है, उसको हम बटेड़ी बोलते हैं गांव में। ये मतलब पक्षियों के नाम हैं। क्या है? पक्षी हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं। जैसे अब पक्षियाँ कितने सारे हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, तो इनके नाम है। जैसे कि ये नाम किस तरह के लिखे हैं,
अपने अपने हिसाब की, जैसे गांव के हिसाब से ये, लेकिन मोस्टली पूरी इंडिया में जैसे बोलते हैं ना, कहाँ पे ये लाव, लाव बटेर तीतर, ये इसी का ज़्यादा यूज लेते हैं। तो ये अष्टांग हृदय में उन्हीं के नाम से है, लाव बटेर तीतर। अब इनका नाम मैं देखे हुए मैंने, क्योंकि गांव से हूँ ना, तो मैंने देखे हुए। अब आपको मैं कैसे समझाऊँ कि ये तोता जैसे कि अपने तीतर है, मोर तो खैर बहुत बड़ा होता है, पिकॉक तो सभी जानते हैं। जो लाव बटेर तीतर है ना, ये छोटे छोटे पक्षी होते हैं, ये भूरे भूरे कलर के पक्षी होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, आप तो मैं ग्रुप में इनकी पिकें भेजूंगा आपको, है ना, गूगल से डाउनलोड करके मैं इनकी पिक भेज दूंगा ग्रुप में, आप फिर समझ जाओगे कि भाई ये लाव है, ये बटेर है, ये तीतर है, फिर उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सही है ना, मैं पिक भेज दूंगा आपको गूगल पे डाउनलोड करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, प्रत्युत हो ही गया कि जो अपनी चोंच से प्रहार कर कुरेद का दाना या आहार चुकते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्युत कहते हैं। जैसे तोता, मैना, कबूतर। तोता हम जानते हो, मैना, कबूतर ये चोंच से खाते हैं। कहने का मतलब है जो चोंच का यूज करता है वो प्रत्युत है, जो बिखेर के पैरों की सहायता से भोजन करता है वो विस्कर है, जो घूमता हुआ खाता है वो मृग है। तो ये तीन हो गए। तो इसके तीनों के बारे में लिखा है, मृग, विस्कर, प्रत्युत वर्ग जांगल देश में रहते हैं। अब जांगल देश की परिभाषा कौन बताएगा मुझे, क्योंकि जांगल देश बार बार आ रहा है। ठीक है, जल की कम मात्रा, क्या बोल रहे हो रविंद्र? यहाँ पर जल की कम मात्रा होगी। हाँ, जल की कम मात्रा हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, मतलब उष्णता हो, वात और वायु रुक्ष हो। ठीक है, ये सब। तो ये मृग, विस्कर, प्रतुत ये जांगल देश में रहते हैं। तो इनका निवास स्थान क्या है? जांगल देश। ठीक है, मोस्टली ये जांगल देश में पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में ये सब पाए जाते हैं। रुक्ष का मतलब, क्या? रुक्ष मतलब सर, रुक्ष, तत्र रुक्षो लघु सीतो खर सूक्ष्म च अनिल है। रुक्ष मतलब। रुक्ष था ड्राइनेस, अपन ने वात के गुण स्टडी किए थे ना। हाँ, एक बात और, सर अपन ने, कहने का मतलब है, मैंने आपको एक बात बताई थी, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर रट लो। अभी तक जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो दोबारा पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि वो 4 चैप्टर बार बाहर ही आएंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि जांगल देश, अब जांगल देश पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जैसे कि आज एक ग्रुप बच्चे में पूछा कि विपाक क्या होता है, विपाक मैंने पहले चैप्टर में बताया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी डाउट आते हैं ना आपको पहले चैप्टर से संबंधी आते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि पहले चैप्टर को टाइम दो आप, उसकी एक एक लाइन, उसका एक एक अक्षर इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी जांगल देश आया, मैंने अभी रुक्षता का एग्जाम्पल दिया, कि रुक्ष होते हैं जिसमें उष्णता होती है, वो जांगल देश है। ये अब कहाँ से आ रहे हैं? पहले चैप्टर से तो आ रहे हैं। तो पहले चैप्टर थोड़ा ध्यान दो बच्चों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, नहीं तो पूरे आयुर्वेदा की अष्टांग हृदय की दृष्टि से ध्यान दो उस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर। आप देखो, मृग, विस्कर, प्रत्युत वर्ग जांगल देश में रहते हैं। ठीक है, कि भाई ये ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ वायु रुक्षता प्रदान वाली हो, तेज हवाएं चलती हो, सूर्य की उष्णता ज़्यादा हो और पानी कम हो। ठीक है, वो होता है जांगल देश। अब आता है बिल से वर्ग, जो भूमि में बिल खोद कर रहते हैं। देखो, जो भूमि में रहते हैं, अंदर रहते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, मतलब बिल खोद के बिल बना लिया भूमि में। जैसे कि गोहो, गोहो जानते हो, गोरा बोलते हैं इसको। अभी हॉस्टल में आ गए थे 3 दिन पहले, काफ़ी मोटा, मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा इसकी, है ना, गोहो की, बहुत बड़ा था, आप देख के भी डर जाओगे। ठीक है, तो गोहो। मेंढक, अब आप बोलोगे मेंढक तो पानी में रहता है, नहीं, मेंढक कभी आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं टोड। जो टोड होते हैं ना, एक्चुअली में जो टोड होते हैं वो ज़मीन के अंदर रहते हैं, बरसात के दिनों में बाहर आ जाते हैं, वो जब पानी भरा रहता है ना वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे कभी ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। सर्प, स्नेक ज़मीन के अंदर ही तो रहते हैं। ठीक है, बिल बनाकर, मतलब जो बिलों में रहते हैं, छोटे छोटे बिल बनाकर अंदर रहते हैं ज़मीन के, वो होता है विल से। विल से यानी बिल। ठीक है, प्रसय वर्ग, जो दूसरों से आहार छीन कर या झपट कर खाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कार्निवर्स के जितने भी जानवर हैं ना, शेर, चीता, भालू, हिरण, लोमड़ी, जितने भी हैं, जैसे कौवा, चील। अब कौवा भी तो छीन के ही खाता है ना, किसी दूसरे पक्षी से भोजन छीन लेता है, तो मतलब छीन कर या झपट कर। या फिर देखो, दूसरे पक्षियों के अंडे खा जाता है, मतलब छीन कर ही तो खाता है, उस पक्षी का अंडे खा जाता है कौवा। चील आप जानते हो, पक्षियों को ही खा जाता है ये। चीता, शेर, भालू, बिल्ली, भेड़िया, नेवला, ये सब क्या करते हैं? प्रेसे वर्ग में आते हैं, कि जो डोमिनेंट होते हैं, अपने से छोटे जानवर को उसको मार कर खा जाते हैं, या उससे उसका भोजन छीन लेते हैं। तो कैसे भी उसको झपट कर, मतलब उसका झपट कर एकदम शिकार कर लेते हैं। आपने चीते को देखा, एकदम झपटता है शिकार के ऊपर। तो वैसे कैसे भी, मतलब कहने का तो प्राणी को खा जाएंगे दूसरे को अपनी डोमिनेंसी के कारण, या फिर उनका भोजन छीन लेंगे। तो ये बोलते हैं कि जो दूसरों से आहार छीन कर या झपट कर उनको खा जाते हैं, वो प्रसय वर्ग में आते हैं।
जितने भी कार्निवर्स हैं मतलब मांसाहारी वो सब इसमें आते हैं। और ये बिल्स है और प्रेसे वर्ग है साधारण देश में रहते हैं, मतलब जो विल्स है यानी जो बिल में रहते हैं और जो झपट कर खाते हैं वो कौन से देश में रहते हैं, साधारण, कि जहाँ नॉर्मल है, पानी भी है, वायु भी है, उष्णता भी है, सब कुछ है, मतलब नॉर्मल, जैसे कि पूर्वी राजस्थान, ठीक है, जैसे कि यूपी, ठीक है, जैसे कि हरियाणा, ये सब आते हैं किसमें, साधारण देश में आते हैं। अब आता है महावर्ग, अगला जो अपना छठा है जो वर्ग है, मतलब 8 वर्ग थे ना उसमें छठा है महावर्ग। लार्ज एनिमल्स, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं, घास का सेवन करते हैं, जो घास का सेवन करते हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि सूअर, भैंसा, हाथी, जंगली गाय, जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं ना 4 पैरों के, वो सब इसमें आते हैं महामृग। मतलब एक तरीके से मृग में तो क्या आ गया, हिरण, खरगोश जो घूमते फिरते खाते हैं, इसमें क्या है जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब महामृग है, तो यही विचरण करके खाते हैं, घूमते हुए भोजन करते हैं, लेकिन ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इनको बोला है महा यानी बड़े। तो लार्ज एनिमल्स, जितने भी बड़े एनिमल्स हैं इसमें आते हैं महामृग में, ठीक है। अब देखो जलचर वर्ग, वे प्राणी जो जल में विचरण करते हैं, हंस, सारस, बगुला, पल्व, जल कौवा आदि। देखो एक है, अगला आएगा मत्स्य। तो जलचर वर्ग में क्या आएगा कि जो किनारों पे रहते हैं या फिर उसकी सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे बतख है तैरती रहती है, हंस है तैरता रहता है, ठीक है। तो जो ऊपर तैरते हैं पानी में, ऊपर अपना मतलब भोजन चुगने के लिए पानी में जाते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, खाते हैं, लेकिन वो मतलब रहते नहीं हैं अंदर, ठीक है। वो पानी में एक तरीके से जलचर, वो प्राणी जो जल में विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तैरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए जल पर निर्भर हैं पूर्णतः, मतलब मोस्टली, पूर्णतः नहीं बोल सकते, मोस्टली जल पर निर्भर हैं। तो जलचर, जल में विचरण करने वाले, जल में घूमने वाले वे प्राणी जो जल में विचरण करते हैं, जैसे कि हंस है, सारस है, बगुला है, पल्व है और जल कौवा आदि, ये सब जलचर को आते हैं। और मत्स्य वर्ग में क्या आएगा, जितने भी समुद्री जीव हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि इसमें मछली आती है, समुद्री प्राणी, तो जितने भी समुद्री प्राणी है वो मत्स्य वर्ग में आते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि रोहू, रोहू यानी एक मछली का नाम है, केकड़ा है, शंख आप जानते ही, वो शंख बनते हैं ना आजकल वो मूंग से, वो मतलब कौन सा है, मोलस्का वर्ग, मोलस्का वर्ग में तो बनते हैं शंख, आपने पीएमटी की तैयारी की होगी तो मोलस्का वर्ग आता है आर्थ्रोपोडा के बाद में, वही तो होता है ना, पोरीफेरा, सिलेंडरा, टीनोफेरा, प्लेटे एलमेंथिस के एलमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये आपने पढ़े होंगे जब पीएमटी की तैयारी की होगी। तो मोलस्का वर्ग में आता है शंख, फिर घोंगा, कछुआ, ये सब आते हैं मत्स्य वर्ग में। जलचर वर्ग का मीनिंग समझ गए कि जो जल में विचरण करते हैं, घूमते हैं, जैसे कि अंश है, सारस है, बगुला है, ठीक है, पल्व भी एक तरह का जानवर है जो जल में विचरण करता है, और जल कौवा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जिसको जो प्राणी को जानना है कि भाई ये कौन सा प्राणी है, मुझे ग्रुप में बता देना, मैं उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। जैसे कि आप पूछो कि भाई ये कौन सा प्राणी है, तो कोशिश करेंगे ढूंढने की, आप भी ढूंढने की कोशिश करना, गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो सबसे बेस्ट तरीका है, कोई चीज़ के बारे में जानना है पिक सहित, तो गूगल पे उसको सर्च मार लो, वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मत्स्य वर्ग अपन ने कर लिया कि महामर्ग, देखो ये जलचर, जलचर, मत्स्य, मत्स्य वर्ग आनुप देश में रहते हैं। आनुप देश का मीनिंग है जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कप बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सब तीनों किसमें पाए जाते हैं, आनुप देश में, क्योंकि इनको भी पानी ज़्यादा चाहिए। जलचर तो पानी में रहते ही हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, तो ये आनुप देश में रहते हैं, ठीक है। तो जांगल मास किसमें मिलेंगे, मृग, विस्कर, प्रतूत, साधारण मास विलेय, प्रसय, और आनुप मास महामृग, जलचर, मत्स्य। अब कभी कभी व्यक्ति पूछता है, अपन बोलते हैं ना कि आपको जांगल मास का सेवन करना चाहिए, आपको साधारण मास का सेवन करना चाहिए, आपको आनुप मास का सेवन करना चाहिए। जैसे अपने पहले ही आया था, चैप्टर नंबर 4 में आया था, या फिर चैप्टर नंबर 3 में ऋतुचर्या में आया था कि जांगल मास का सेवन करना चाहिए, कि जांगल मास के रस का सेवन कर, जांगल मास रस का, तीसरे चैप्टर में आया था कि जांगल मास रस का सेवन करना चाहिए। तो जांगल मास रस का सेवन का मीनिंग है कि मृग, विस्कर, प्रतुत, इन पशु पक्षियों के, जानवर के मांस का रस का सेवन करना है, ठीक है। साधारण मांस का सेवन करने का मतलब है कि विलसे और प्रेसे प्राणियों के मांस का सेवन करना है। आनुप मांस का मीनिंग है कि महामृग, जलचर और मत्स्य का सेवन करना, मतलब इन पक्षियों या पशुओं के, जानवरों का सेवन करना है। एक वर्ड में 3 वर्ग आ गए,
तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जांगल मास के गुण, जो ये जांगल मास है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके गुण दे रखे हैं कि मृग, विस्कर, प्रत्युत, 3 वर्ग आ गए इसमें, मृग आ गया, विस्कर आ गया, प्रत्युत आ गया। विस्कर क्या है? पैरों से बिखेर कर खाता है, पैरों से बिखेर कर मतलब वी से बिखेर कर। प्रत्युत यानी जो चोंच से खाता है, ठीक है। मृग यानी जो घूमता फिरता हुआ खाता है। ये मल अवरोधक, अगर इनका मांस सेवन करोगे तो आप ये मल अवरोधक, कॉन्स्टिपेटिंग, एक तरीके से मल का अवरोध करेंगे, ठीक है। मल का अवरोध किस तरीके से? आप इसका सेवन किया आपने तो आपके ये मल को रोक लेंगे, आपको फ्रेश होने से नहीं करेंगे, आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन पैदा करेंगे आपके शरीर में। शीत वीर्य होता है, ठीक है, शरीर को ठंडे प्रदान करेंगे। लघु पाकी, जल्दी पच जाता है, मतलब पित्त में प्रदान, कि पित्त इनका बढ़ा हुआ रहता है तो व्यक्ति में पित्त को कुपित करेंगे या पित्त को बढ़ाएंगे। वात में मध्यम रहता है, वह कफ में हीन, मतलब कफ इनका बिल्कुल नॉर्मल रहता है कि इसको एक तरीके से कफ इनसे बढ़ता नहीं है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि भाई मांस खाने से मोटा हो जाता है, तर हो जाता है, तो आप इसका मांस सेवन करो, आप मोटे नहीं होंगे, ये कफ हीन है एक तरीके से। और सन्निपात ज्वर में हित करें, किसी व्यक्ति को अगर सन्निपात ज्वर है, अब ज्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत आप डिटेल में पढ़ोगे 3rd ईयर में ज्वर चिकित्सा, उसमें शायद इससे पहले आप 2nd ईयर में पढ़ लोगे निदान स्थान में। ज्वर अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब आपके टाइप्स में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये सन्निपात ज्वर भी बुखार का एक प्रकार है, ठीक है, उसमें ये हितकर है, तो उसमें आपको जांगल मांस का सेवन करना चाहिए। अब आप क्या सीखे इस चीज़ से कि आपको अगर मान लो किसी व्यक्ति को ये खिलाना है, तो सन्निपात कोई पेशेंट है उसको बुखार है, सन्निपात है, तो बोल दो कि आप जांगल मांस रस का सेवन करो। अब है चटक, स्पैरो का मांस, चटक बोलते हैं, स्पैरो एक चिड़िया होती है, उसका मांस। ये इसलिए बताएं यहाँ पे क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाता है, स्निग्ध होता है। अब कफ कारक है, स्निग्ध है, देखो स्निग्ध है तो कफ कारक है, कफ कारक तो स्निग्ध है, दोनों आपस में एक ही बात है। अब ये स्निग्ध है तो वात का नाश करेगा, सिंपल सी बात है। अत्यंत वीर्यवर्धक होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसलिए इसको लिखा है कि किसी व्यक्ति को अगर मान लो कमजोरी है, वीर्य का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सीमन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा किसी व्यक्ति को, उसको बोलो आप चटक का मांस का सेवन करो, ठीक है। तो ये एक तरीके से चिकित्सा सीख रहे हो आप नॉर्मली। अब देखो बकरे का मांस, कुछ जो इंपॉर्टेंट मांस है ना वो उसके गुण बता रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिक बहुत सारे बताए थे, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से जो आते हैं वही मैंने बताए हैं और इनसे बाहर कभी जाएगा नहीं। मटन, ये सम शीतोष्ण, न अधिक गुरु न अधिक अति स्निग्ध, कोई भी दोष उत्पन्न न करने वाला, शरीर की धातुओं की समानता के कारण अनअभिसंधि तथा धातु वर्ग होता है। कहने का मतलब है जो मटन होता है ना, जो अपन सेवन करते हैं, फिर मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं तो सेवन नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति करते हैं मटन का सेवन करते हैं वो अच्छा है। सम शीतोष्ण, ना तो उष्ण है ना ठंडा है, मीडियम है, मतलब ठीक है, जैसा है वैसा है, जैसा मौसम है वैसा का वैसा रहेगा। न अधिक गुरु न अति गुरु, मतलब इतना भारी भी नहीं जो पचा ही नहीं जा सकता, आराम से पच जाएगा, और लघु भी नहीं कि जो जल्दी पच जाए, मतलब मीडियम आराम से पच जाता है। न अति स्निग्ध, देखो रूखा सूखा भी नहीं है कि भाई रुखसा लाएगा बॉडी में, रोकी बॉडी को मतलब कमज़ोर बनाएगा, नहीं। ना अति स्निग्ध, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई जो बहुत ज़्यादा गुरुता लाएगा, मोटा बना देगा व्यक्ति, भाई तू तो मटन खा रहा है तो मोटा बन जाएगा, ताज़ा बन जाएगा बहुत ज़्यादा, नहीं, मीडियम है, कोई भी दोष उत्पन्न नहीं करने वाला। कहने का मतलब वात पित्त कफ उन तीनों में से किसी को भी प्रकोपित नहीं करता, ये तीनों को साम्य अवस्था में रखता है। शरीर की धातुओं की समानता के कारण अनअभिसंधि, अगर शरीर की धातुओं में कोई इनबैलेंस नहीं है, सब नॉर्मल में है, तो ये अनअभिसंधि मतलब स्रोतों से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। सभी स्रोत स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, उनका आवागमन चलता रहेगा। वह धातुवर्धक, धातुओं की पुष्टि करता है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र को बढ़ाता है। कहने का मतलब है मटन आप बेफिक्र होकर आप खा सकते हो, सेवन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो, देखा नीचे भाई इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये लाल पेन है ना, मतलब एक तरीके से ये लाल पेन का मीनिंग समझाया करो एक तरीके से कि ये नई बात है कोई। तो बकरी व भेड़ अनिश्चित योनि वाले होते हैं क्योंकि ये जंगल तथा अनुप दोनों देशों में रहते हैं। दो जानवर हैं बकरी और भेड़, ठीक है, गोट एंड सीप, ये अनिश्चित, आप इसको किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि ये घास चरते हैं, देखो घास भी चरते हैं, बड़े भी हैं, विचरण भी करते हैं, तो किसी एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो बकरी व भेड़ अनिश्चित योनि वाले हो सकते हैं, मतलब सभी कैटेगरी में इनके गुण पाए जाते हैं, सभी कैटेगरियों के, जल को छोड़ करके, क्योंकि ये जंगल तथा आनुक दोनों देशों में रहते हैं। जहाँ पानी रहता है मोस्टली ज़्यादा, वहाँ भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ साधारण है, जहाँ पानी भी है, धूप भी है, सब कुछ है, वहाँ भी पाए जाते हैं।
और देखो आप भेड़ है, रुक्ष प्रधान में भी पाई जाती हैं। तो ये मतलब अनिश्चित योनि वाले हैं कि इनको एक कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता, तो ये सब में ही पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाए कि बकरी और भेड़ को किस कैटेगरी में रखा हुआ है, तो आप लिख दो कि अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं है इनका। जांगल के बाद सभी वर्ग उत्तरोत्तर रूप से गुरु, उष्ण, स्निग्ध और मधुर होते हैं तथा मूत्रकर, शुक्रकर, बल्य, वातगण और कफ पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। जांगल के बाद में क्या आया था? साधारण। साधारण के बाद में क्या आया था? आनूप। तो ये बोलता है कि जांगल के बाद में सभी वर्ग उत्तरोत्तर रूप से गुरु, उष्ण, स्निग्ध, तो ये सभी मांस रसों के सभी जो मांस थे ना वर्ग, उनके गुण एक साथ बता दिए कि भाई अपन ने जांगल के कर लिए। शुरुआत में जांगल में आए थे, कौन कौन से आए थे जांगल में? मृग, विस्किर, प्रतूत, ये आए थे जांगल में। उसके बाद में विल से आएगा, प्रे से आएगा, महामृग आएगा, जलचर आएगा और मत्स्य आएगा। तो इस सीक्वेंस में तो ये बोल रहा है कि जांगल के बाद में सभी वर्ग उत्तरोत्तर रूप से गुरु धीरे धीरे हैवी होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जांगल के बाद में साधारण बढ़ रहे हैं, साधारण से अनु मतलब जल की ओर बढ़ते हैं। तो जल की ओर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली गुरुता बढ़ेगी। उष्ण मतलब ये वीर्य में उष्ण होते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखिए वीर्य में उष्ण होते हैं, स्निग्धता बढ़ेगी और मधुर होते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ऐसे गुण। तथा मूत्रकर, मूत्र को बढ़ाने वाले, शुक्रकर, शुक्र को बढ़ाने वाले, बल्य मतलब बल को बढ़ाने वाले, वातगण मतलब वात का नाश करने वाले, और कप पित्त को बढ़ाने वाले, कप और पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। कप और पित्त को क्यों बढ़ाएंगे? कप तो किसकी वजह से बढ़ रहा है? स्निग्धता की वजह से, मधुर की वजह से, गुरु की वजह से, क्योंकि अपन धीरे धीरे आनुप देश की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कफ को बढ़ाएंगे, पित्त को बढ़ाने, क्योंकि वीर्य में ये उष्ण होता है, इसलिए पित्त को बढ़ाएगा। इस तरीके से ये सभी जितने भी वर्ग थे साधारण से आनुप तक, उन सबके गुण यहाँ पे आ गए। इस जो चैप्टर में जो नोट्स बना रहा हूँ, इनकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब वही लिख रहा हूँ, इसको छोड़ने की जरूरत मत करना भाई इसको भी छोड़ दो, इसमें से छोटे बना लूँ, कभी गलती मत करना, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे। विस्कर वर्ग में लाव का मांस उत्तम, कहने का मतलब जो विस्कर है, जो पैरों से बिखेर कर खाता है, उसमें जो लाव पक्षी है, एक पक्षी है लाव, कोई जानवर नहीं है। आप सोचो कि ये क्या है, एक पक्षी है, एक पक्षी का नाम है लाव। ठीक है, विस्कर वर्ग में लाव का मांस उत्तम मतलब अच्छा है। मत्स्य वर्ग में रोहित मछली, एक रोहित नाम की मछली आती है, वो अच्छी है, आप खा सकते हो। विलसे वर्ग में गोहू का मांस, गोहेरा बोलते हैं जिसको, जो जहरीला होता है एक तरीके से, उसमें। अब विलसे, अगर विलसे वाले प्राणियों में से आप मांस खा रहे हो तो आप गोहू का मांस खाओ, ठीक है, अति उत्तम। और मृग वर्ग वाले में हिरण का मांस, ये सब मतलब कौन सा मांस सबसे अच्छा है वो बताया, कौन कौन से वर्ग में, कि विस्कर वर्ग में लाव का मांस उत्तम, मत्स्य वर्ग में रोहित मछली का मांस, विलसे वर्ग में गोहू का मांस, और मृग वर्ग में क्या हुआ रक्षिता? आप आनुप मांस रस में कफ इंक्रीज होता है क्या? देखो रस का अपन रस, एक तो होता है मांस का सेवन और एक होता है रस, तो रस लघु हो जाता है। कभी कभी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मात्रा सेवन कर रहे हो। आप मांस का सेवन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको पता है गुरु हो जाएगा वो। लेकिन मांस रस की बात है, क्योंकि मांस रस में पूरा मांस नहीं होता, उसके कुछ पौष्टिक तत्व आते हैं, तो वो लघु हो जाता है। यहाँ पे गुरु लिखा हुआ ना, अभी ये रक्षिता ने क्वेश्चन किया है कि क्या भाई आनुप मांस का जो मांस रस है, देखिए ये मांस की बात नहीं कर रही, मांस रस की बात करिए, क्या वो, दोबारा से देख लेता हूँ क्वेश्चन। देखो ये इसने क्वेश्चन लिखा है कि आनुप मांस के रस में कफ इंक्रीज होता है क्या सर? इंक्रीज तो होगा लेकिन उस लेवल पे नहीं होगा, नॉर्मल, क्योंकि ये लघु हो जाता है। जब अपन मांस रस बनाते हैं ना तो गुरु की जगह लघु हो जाता है और नॉर्मल रहता है, मोस्टली बढ़ाता नहीं है, वो सामान्य अवस्था में रखता है। लेकिन वो आनुप का है तो फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है, ठीक है। और अनूप का है तो बढ़ाएगा ही, मोस्टली मैं तो ये जानता हूँ कि वो थोड़ा सा बढ़ाएगा ही। अनूप का तो क्योंकि सब कुछ ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि कप भी बढ़ा हुआ है, स्निग्धता भी बढ़ी हुई है, तो बढ़ाएगा वो कप को, ठीक है। अब देखते हैं अपन विस्कर वर्ग में लाव का मांस उत्तम मतलब अच्छा है, मत्स्य वर्ग में रोहित मछली का, विलेस्य वर्ग में गोहू का, और मृग वर्ग में हिरण का मांस उत्तम मतलब इनके कौन कौन से वर्ग में कौन सा मांस अच्छा है वो आपको बता दिया। प्रशस्त व त्याज मांस, प्रशस्त व त्याज मांस का मीनिंग है कि भाई कैसा मांस अपन को खाना चाहिए और कैसे मांस का अपन को त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तत्काल मारे हुए जंतु का मांस, कहने का मतलब है कि जो ताज़ा अपन ने मारा, शिकार करते हैं ना व्यक्ति, राजा महाराजा शिकार करते थे
तो ऐसा नहीं कि आज शिकार कर लिया और 10 दिन बाद में उसका खा रहे हो, नहीं, आज शिकार किया तो आज ही उसका सेवन करना चाहिए। तो तत्काल मारे हुए जंतु का मांस, युवा जंतु का मांस, युवा जंतु का मांस क्यों बोल खाते हैं, क्योंकि वो एक्टिव रहता है, उसकी स्फूर्ति रहती है, जो एनर्जी उस प्राणी में थी ना वो उस मांस के सेवन से अपने बॉडी के अंदर आएगी। तो युवा जंतु का मांस और शुद्ध मांस, ऐसे तो है ही नहीं कि भाई गंदा मांस खाओगे, तो शुद्ध मांस आपको खाना है। तो ये हो गया प्रशस्त, मतलब कैसा मांस आपको खाना है, सेवन करना है। अब देखो कि स्वयं मरा हुआ, मान लो कोई व्यक्ति को व्यक्ति नहीं, किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को अचानक खुद ही मर गया, कमज़ोर है, अति मेदस्वी, बहुत ज़्यादा फैट है उसके अंदर जमा हुआ है, व्याधिग्रस्त है, कोई रोगग्रस्त है, उसको विष से किसी ने जहर से मर गया मान लो, तो ऐसे प्राणियों का अपन को मांस का सेवन नहीं करना है। जैसे कि स्वयं मर गया, अचानक से कोई व्याधि हो गई, बुखार हो गया, उसको कुछ भी हो गया मान लो, मर गया, तो ऐसे ऐसे नहीं कि वह मर गया तो अपन खा लेते हैं, नहीं, उसका नहीं खाना चाहिए। कर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कोई, मतलब तो उसका भी नहीं खाना चाहिए। अति मेदस्वी, ज़्यादा कमज़ोर का भी, और ज़्यादा फैट वाला, ज़्यादा मोटा ताजा है ना, उसका भी नहीं खाना चाहिए। व्याधिग्रस्त, किसी को रोग है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी प्राणी को, तो उसका भी आपको मांस का सेवन नहीं करना। और यहाँ लास्ट में लिखा विष से, किसी को अपने स्नेक ने काट लिया, कोई ऐसी औषधि खा ली, उसने ऐसा पेड़ पौधा खा लिया जिससे वो मर जाता है जहर की वजह से, तो उस प्राणी का भी आपको मांस नहीं खाना है। इस तरीके से ये मांस वर्ग कंप्लीट हुआ। कल करेंगे अपन शाक वर्ग, ग्रुप ऑफ लीफ वेजिटेबल्स। तो ये मंडे को क्लास होगी, मंडे को ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पहले चैप्टर पर ध्यान दीजिए, पहले चैप्टर को बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको समझ में आएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आपको पूछने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले चैप्टर ही है जो कुछ है ना। आप बोलते हैं ना मेरे को अष्टांग हृदय क्यों समझ में आई, क्योंकि पहला चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ा है, और मैंने पहले चैप्टर कम से कम 13 दिन दिए थे। आप साथ में पढ़ते तो मज़ा आ जाता, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं, थैंक यू।